हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना देखने वाले हैं संघर्ष और तनाव। ये संघर्ष और तनाव अभी किस टॉपिक से रिलेटेड है? तो अभी जो हम देख रहे थे, दो ध्रुवीयता के अंत की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि दो ध्रुव कैसे, यानी दो महाशक्तियाँ कैसे उदित होती हैं और उसके बाद इनका अंत कैसे होता, खात्मा कैसे होता, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक हमने शॉक थेरेपी की बात की थी कि जब सोवियत संघ पूरे तरीके से मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उस टाइम पे अमेरिका ही एक अब पावरफुल कंट्री बचती है और वहाँ पे वो किस तरीके से मतलब पूंजीवाद की ओर हर एक कंट्री को अग्रसर करने की वो लोग कोशिश करते हैं। और वर्ल्ड बैंक की उसी टाइम पे स्थापना होती है, IMF की स्थापना होती है। और इनके तहत क्या होता है कि क्योंकि हम बहुत पीछे हो चुके थे, ठीक है, इसमें हम लोग भी शामिल हो गए, हमारी कंट्री भी शामिल होगी कि आर्थिक, क्योंकि जो पहले औपनिवेशिक शासन यहाँ पे चल रही थी, सत्ता थी, उसमें वो तो हमको बहुत बुरे तरीके से इकोनॉमिकली तरीके से या राजनीति तरीके से या सामाजिक तरीके से बहुत ज़्यादा हमें कमज़ोर कर चुके थे वो लोग। ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात थी कि हमें यदि अपनी मतलब थोड़ी बहुत जीवन जो शैली है उसे बेहतर बनाना है तो अर्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी पैसे की। ठीक है। तो और एक कंट्री में तो ये ब्रिटिश उपनिवेश बात था नहीं। ठीक है। हर एक कंट्री में था। एक तो हम उनसे जूझ रहे थे, ऊपर से हमारे देश के अंदर जो बातें चल रही थी और ये घटना पूरे वैश्विक लेवल पे हो रही थी, आप लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाया। कैसे कि हम इन लोगों को अब क्या करेंगे, थोड़ा सिंपैथी दिखाएंगे, इन्हें हम कर्ज देंगे और उससे क्या होगा कि ये थोड़ा पूंजीवाद की ओर अग्रसर होंगे। जैसे कि आप देखिए कि रसिया का हमने देखा कि बहुत सारा पार्ट प्राइवेट हो गया, पूरा लोगों की जनता गरीब गरीब होते गए, अमीर अमीर होते गए। और उसी तरीके से आज मैंने आपको कल बताया था कि अपने इंडिया में भी जब कर्ज लिया गया था तो 1991 में IMF या वर्ल्ड बैंक ने क्या शर्त रखी थी कि आपको LPG अपने देश में लागू करना पड़ेगा, यानी कि उदारीकरण आपको लागू करना पड़ेगा, आपको निजीकरण की यहाँ पे पूरी खुली छूट देनी पड़ेगी और उसके बाद आपको वैश्विक जो व्यापार है उस पर भी आपको इसमें ध्यान देना होगा। ठीक है। तो ये मेन रख दिया कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो जब भी जिस भी कंट्री को वो दे रहे थे उनके साथ वो कुछ ऐसी ही शर्तें रख रहे थे। और इससे क्या हुआ कि अब आप समझ सकते हैं कि अब इसमें संघर्ष और तनाव किस तरीके के पैदा होंगे, कैसे क्या होगा वो चीज़ देखेंगे। लेकिन कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन एक पूछा था कि इसमें से फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था और क्वेश्चन का सही जवाब गोपाल जी ने दिया है। एंड बहुत खुशी हुई कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट कम से कम अब तो क्लियर हो रहे हैं। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन था क्या था, मैं एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। मूल अधिकारों के अतिरिक्त यानी फंडामेंटल के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है। तो इसमें से आपका पहला स्टेटमेंट था कि उद्देशिका या प्रियम्बल या DPSP नीति निर्देशक तत्व जो है आपके, या फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कि मतलब ऑप्शन जो थे कि कौन सा सही है, 1 और 2 या केवल 2 या 1 और 3 या 1 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, क्योंकि ये सारी भी हमारे मानव अधिकार के सार्वभौमिक जो घोषणा है उसमें से कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी रोल है। आप देखेंगे प्रियम्बल में भी बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो आप देखेंगे, जब नीति निर्देशक तत्व के जितने भी आर्टिकल हैं आप लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पे मजदूरों के लिए, सबके लिए मतलब किस तरीके से बात की गई है। मूल कर्तव्य जो हैं वो भी मतलब जो हमारे संविधान में सम्मिलित है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि मौलिक अधिकार के अतिरिक्त भी इनकी बात की गई है। एंड ये आंसर बिल्कुल राइट है, 1 2 और 3, यानी तीनों स्टेटमेंट ही राइट है। ठीक है। अब यहाँ पे आज के लिए आपका एक क्वेश्चन और है, बट आज मैं फंडामेंटल राइट्स से नहीं DPSP से देने वाली हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है। जो आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी 2020 में पूछा गया था। देखिए पॉलिटी और जियोग्राफी और हिस्ट्री ऐसा सेगमेंट है जहाँ से कम 10 से ऊपर आप क्वेश्चन मान के चलिए कि आने ही आने हैं। ठीक है। कितने, 10 से ऊपर। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनसे आप देखेंगे जो ब्लूप्रिंट आता है कितने क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपको पूरा साफ साफ दिखेगा कितने क्वेश्चन इनसे आते हैं। इसलिए इनको तो बिल्कुल अपना मजबूत करके ही चलना है। तो जो देखिए फंडामेंटल राइट से भी, प्रियम्बल से भी आपका 2020 में क्वेश्चन आया, फंडामेंटल राइट से भी आता है। उसके बाद DPSP से भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। वो कौन सा, 2021 का तो अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, जो 10 अक्टूबर को होने वाला है, लेकिन 2020 तक में अभी आप देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन इसी से पूछे गए, पॉलिटी से। ठीक है।
जो आपका नीति निदेशक तत्व, इसमें क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कौन सा ऐसा भाग है जो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ठीक है, तो इसमें पहला है राज्य के नीति निदेशक तत्व, दूसरा है मूल कर्तव्य, तीसरा है उद्देशिका और चौथा है 7वीं अनुसूची। तो इसमें से देखिए पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। यदि थोड़ा सा भी आपका कंसेप्ट क्लियर है, रट्टू वाले नहीं हो आप, तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। लेकिन आप में से भी बहुत से महारथी होंगे जो कि इसमें भी गलत करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से फिर से समझिएगा कि कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा किसमें की गई है, तो ये आप बिल्कुल आंसर दे पाएंगे। मैंने टॉपिक भी बता दिया तो आंसर और इजी हो गया आपके लिए। खैर चलिए अब बात करते हैं अपने चैप्टर की, एंड आई होप कि आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बनता है तो भी, नहीं बनता है तो भी, ठीक है। और अगर गलत बताएंगे तो वो ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा, सही बनता है तो कोई बात ही नहीं है। तो इसमें क्या बताया गया था, संघर्ष और तनाव। हुआ क्या था कि पूर्व सोवियत संघ के जो अधिकांश गणराज्य की आशंका वाले क्षेत्र हैं और अनेक गणराज्यों ने क्या किया कि गृह युद्ध और बगावत को झेला था, यानी कि झेला है। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी और इससे स्थिति और भी क्या हो गई, जटिल हो गई। एक तो हम अंदर से तो बहुत ज़्यादा जूझ ही रहे थे हर तरीके से, ऊपर से बाहरी दखलंदाजी भी यहाँ पे आ रही है। वो हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में ही देखते जा रहे हैं कैसे आ रही, ठीक है। और क्या हुआ कि रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मास्को, ये मास्को आपको पता क्या है, बताइएगा ज़रा ये क्या है, ठीक है। रूस की कैपिटल क्या है, तो मास्को है। मैं ही बता देती हूँ आपको, ये रूस की कैपिटल है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया था, अच्छा एक बात बताइए थोड़ा सा यहाँ पे, जो मैं आपको डेली बोलती हूँ कि एटलस देखते हैं आप लोग, जब भी कोई लोकेशन आता है, चाहे वो न्यूज़पेपर में आए, चाहे जब मैं पढ़ा रही हूँ, जब मैं बोलती हूँ, तो आप लोग ईमानदारी से देखते हैं या नहीं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कि बस मैं ऐसे बोल देती हूँ कि आपको एटलस पे यहाँ पे मार्क कर लेना चाहिए कि ये भी आपके मध्य एशिया के देश है। कल मैंने बोला था ना कि मध्य एशिया के देशों को आपको मार्क कर लेना है। कौन कौन से थे, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जो भी थे, अजरबैजान वगैरह, इनको आपको क्या कर लेना था, मार्क कर लेना था। तो आपने मतलब आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, बताइएगा। अब आता है यहाँ पे मास्को के क्या हुआ कि चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए गए, मतलब अपनाए, और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानव अधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी, ठीक है। यहाँ पे मानव अधिकार का हर तरीके से, बाहरी आंतरिक हर तरीके से क्या किया गया कि जो अपने आप को थोड़ा सा भी पावरफुल समझते थे, दूसरों को दबाते थे, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी जो स्वतंत्रता आंदोलन की मांग बढ़ी, कम नहीं कर पाए, ठीक है। और मध्य एशिया में क्या हुआ, ये मध्य एशिया फिर से आया। तो जब भी मध्य एशिया की बात की जाएगी यार, तो हर देश का नाम नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आज फिर आपका है जो नहीं किए थे कि मध्य एशिया की आपकी जितनी भी कंट्रियां हैं उसे आप एटलस में अपने मार्क करिए। और एटलस नहीं है तो बहुत बुरी बात है, प्लीज़ ख़रीद लीजिए उसे, क्योंकि अब मार्केट वगैरह खुल चुकी हैं। तो अब कोई बहाना नहीं है कि मार्केट वगैरह नहीं खुली हैं, क्योंकि हर चीज़ आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऑनलाइन एटलस भी मिल जाएगा, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आपके पास वो हार्ड कॉपी में होना चाहिए। और जितना गंदा कर सको उसे आप उतना गंदा करिए। गंदा का मतलब ऐसे है कि उसमें जितना मार्क कर सकते हैं, उसकी लोकेशन जितनी बार आप उसे पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। कहीं ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास एटलस आ गया तो आप संभाल के रख लेंगे कि शादी होगी तो दुल्हन को हम गिफ्ट में दे देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि उसे अच्छे तरीके से जितना हो सके, जो भी लोकेशन आ रहा है आप उसे 1 बार नहीं 2 बार 3 बार उस पर मार्क करिए, उसे पढ़िए, याद करिए कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे है, इसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं, ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि इसके आसपास क्या चीज़ें, क्योंकि यूपीएससी है ये नहीं पूछता जो सामने हमें दिख रहा, जो हम देखना छोड़ देते हैं वो वहीं से शुरू कर देता है, ठीक है। इसलिए सब पे नज़र रखनी है हमें, क्योंकि कहीं से भी शुरू करें हमें तो एग्ज़ाम पास करना है। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी कि 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, ठीक है। ये तजाकिस्तान भी एक मध्य एशिया की कंट्री है। और यहाँ पे क्या हुआ कि इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। अजरबैजान, ये भी एक मध्य एशिया की कंट्री है, का एक प्रांत यहाँ पे यदि हम बात करें कि यानी नगरनो
खाराबास है और यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं और जॉर्जिया के 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है। और गृह युद्ध लड़ रहे यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्या था, आंदोलन चल रहे थे। यानी कि सबकी अलग अलग डिमांड थी। जो मध्य एशिया की कंट्री थी, पहले ही आपको बता दिया गया मध्य एशिया। अब मध्य एशिया की कंट्रियां आपको पता होगी, जो भी 6, 7, 8 है, तो आप बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे मेरे मध्य एशिया के नाम लेते ही। और ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में क्या आएगा कि यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया ये सब कहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आज आपको एक काम और करना है, इसके जो इर्द गिर्द है ना कंट्रियों के अलावा आपको क्या एटलस पे देखना है, चाहे आप अभी खोलिए और देखिए यहाँ पे कि जो इसके आसपास से कौन सी नदियाँ बहती हैं, ठीक है, या कि इसके आसपास कौन सा समुद्री जो सीमा टच करती है, मध्य एशिया के साथ टच करती भी है कि नहीं करती है, वो सारी चीज़ें आप लोग क्लियर करिए, ठीक है। तो इनमें क्या था कि कहीं ना कहीं नदी जल विवाद भी था कि ऑब्वियस है कि पानी हमें चाहिए तो आपको भी चाहिए, और इसमें भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन दूभर हो गया था, ठीक है। ये जो मेन बातें थी और यहाँ पे क्या था, आपको बहुत ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिलेगी और इनका जो जीवन था वो कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल हो गया था। जो आम नागरिक थे उनका जीवन क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्या है, एशिया का जो राजनीतिक मैप है आप उसे खोलेंगे तो ठीक है। अभी मेरे साथ खोलिए, मैं भी खोली हुई हूँ और आप भी खोलिए। आज थोड़ा मैप पे वर्क कर लेते हैं क्योंकि आज अभी ये थोड़ा सा ही टॉपिक है अपना। इसमें क्या हुआ था, देखिए जो मध्य एशिया की कंट्रियाँ हैं कौन कौन सी हैं आपकी, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है आपकी और तजाकिस्तान है। यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान के अलावा ये आपकी आता है तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। तो ये आपकी कंट्रियाँ जो हैं कहाँ की हैं, मध्य एशिया की हैं। यहीं आप आते हैं, यूरोप साइड आएंगे आप तो ये जो तुर्की है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है और अर्मेनिया है, ये ईरान है, इराक है, ये सारे कंट्रियाँ भी इससे कहीं ना कहीं सीमा टच कर रहे हैं, ठीक है। आपको यदि मैप में दिख रहा हो, यदि आपके पास मैं मैप का नेम बोल रही हूँ, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस होगा तो इसमें आपका 49 पेज पे एशिया का मैप है, ठीक है। तो एशिया का जो राजनीतिक मैप है, अभी राजनीतिक मैप में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको देखना है कि अभी जितनी भी कंट्री आई हैं, कौन कौन सी आपकी कंट्री आई हैं। अजरबैजान की हमने बात की, इधर ये आपका यूरोप साइड आ रहा है, जॉर्जिया हो गया, यानी कैस्पियन सागर के इधर साइड। अब क्वेश्चन एक बनता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी में कि कैस्पियन सागर की सीमाएं कौन कौन से राष्ट्रों से लगती हैं या किस किस राष्ट्रों के साथ ये सीमा साझा करता है। कौन सा सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। तो इसमें से आप क्या टिक करेंगे, यहाँ पे आपका ईरान होगा, आप देखिए लोकेशन पे, आपका अजरबैजान होगा और उसके बाद आपका रूस भी इसके साथ सीमा साझा करता है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि रूस उधर है, रूस की जो आपको बाउंड्री यहाँ पे दिख रही होगी। और उसके बाद कजाकिस्तान है, देन कजाकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान है, यानी कि ईरान आपका हो गया, आपका अजरबैजान हो गया, दूसरी कंट्री जो तीसरी कंट्री है रूस हो गई, चौथी कजाकिस्तान हो गई और पांचवी आपकी हो गई तुर्कमेनिस्तान। ये इतनी कंट्रियाँ कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करती हैं। अब ये मैं आपको ज्योग्राफी पे क्यों पहुंच गई थी, बस मैं आपको थोड़ा एटलस पढ़ने का ना तरीका बता रही थी कि आप इसे ऐसे बढ़िया, आप ये देख बस मत लीजिए कि भाई ये बीच में थोड़ा इंडिया के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर यहाँ पे ये तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान है, उसे देख के निकल मत जाइए। उसके आसपास जो अरल सागर है आपका, सिर दरिया नदी है, उसके बाद यहाँ पे जो बलकाश झील वगैरह हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा आप पढ़िए, ठीक है। इसके आप जियोग्राफिकल मैप में जाएंगे, यहाँ पे जब जाएंगे जो इसका प्राकृतिक मैप है तो जब उसमें देखेंगे तो आपको कुछ पर्वत, पठार वगैरह, नदी वगैरह मिलेंगी जो कि आपको देखना है, ठीक है। और जब आप उसे पढ़ेंगे, जैसे एलबुर्ज पर्वत, अब पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे है, या आपसे ऐसा पूछा जाए कि जो एलबुर्ज पर्वत है वो किस सागर के साथ सीमा साझा करता है। अब आप यदि नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से बनेगा,
इसलिए एल्बुर्ज जो पर्वत है वो कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये कहाँ पे है आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ईरान में है। ठीक है, ईरान में कौन कौन से है वो आपको देखना है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनमें क्या क्या है वो सब आपको देखना है। और जब आप देखेंगे तभी पता चलेगा। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा इस तरीके का वर्क किया करिए। तो एटलस देखने का यही मतलब होता है। ठीक है, सीधे सीधे देख के निकल जाना तो वो तो आप डेली देखते होंगे, बट उसको देख के किस तरीके से पढ़ना है आपको, कैसे उसमें अपने दिमाग में बैठाना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उस तरीके से आपको करना है। अब बहुत हो गए ज्योग्राफी, आते अपने पॉलिटी में। यहाँ पे क्या हुआ था कि मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम यानी कि जो हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है। देखिए जो तेल बनता है, पेट्रोल बनता है, ये सारी चीज़ें कहाँ से बनती है, जीवाश्मों के, बहुत जो पुराने जीवाश्म होते हैं उनके ही जब वो नष्ट होते हैं तब इनका निर्माण होता है। ठीक है, ये आपको लगता है कि तेल वगैरह ऐसे ही निकल आता है, तो ऐसे नहीं है। तो इसमें से क्या हुआ कि संसाधनों का विशाल भंडार है और इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ। लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र क्या है, बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला। और यह क्या हुआ कि क्षेत्र रूस, चीन और अफ़गानिस्तान से सटा है तथा क्या हुआ कि पश्चिम एशिया से नज़दीक भी है। ये क्या है, ये जो एरिया है कहाँ कहाँ से सटा हुआ है, मध्य एशिया वाला पूरा एरिया की मैं बात कर रही हूँ, बट किसी एक की नहीं बात कर रही। ठीक है, रूस से, चाइना से, अफ़गानिस्तान से सटा हुआ है तथा पश्चिम एशिया के नज़दीक है। और 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका में क्या हुआ था कि इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था अमेरिका। ठीक है, उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफ़गानिस्तान यानी कि वो किसमें, रेंट में ले लिया। और अफ़गानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों ने क्या किया कि अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। और रूस ने क्या किया कि रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है। रूस क्या करता है, निकटवर्ती विदेश मानता है। देखिए इस वर्ड में कितना बड़ा मतलब छुपा हुआ है। निकटवर्ती विदेश का मतलब क्या है, हमारे जो निकट में होता है हम उन्हें पड़ोसी कहते हैं, दूर के संबंधी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पड़ोस की कंट्रियाँ हैं हमें उन्हें पड़ोसी कहना चाहिए ना अपने, लेकिन वो कह रहा कि ये हमारे निकटवर्ती विदेश है, ये दूसरा देश है हमारा निकटवर्ती। वो कैसे है, क्योंकि अमेरिका इसे क्या कर लिया, लीज पे ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे वो अपने बहुत अच्छे खासे ठिकाने स्थापित करने लगता है, इसलिए रूस इसे ये नाम देता है। और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने क्या किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चीनी भी बहुत कम नहीं है और पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाक जो आपका है स्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बंट गया था और चेक तथा स्लोवाकिया था। ठीक है, ये जो चेकोस्लोवाकिया था वो दो भागों में बटा, चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश बन गए। और इन मतलब कि लेकिन सबसे पहले यदि गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। प्लीज़ इन सारी कंट्रियों को आप मैप में ढूंढेंगे और उन्हें मार्क करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे भी कि आपने ऐसा किया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि 1991 में क्या होता है। 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया, हर्जेगोविना और स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने क्या किया कि अपने को स्वतंत्र घोषित किया और यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा और यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। जो उनके अंदर ही संघर्ष चल रहा था, कुछ ही एक ठिकानों पर चल रहा था, वो क्या होता है कुछ टाइम बाद गृह युद्ध का रूप ले लेता है। अब उसके बाद आता है कि पूर्ववर्ती यानी कि पूर्व साम्यवादी देश और भारत, इसमें भी देख लेते हैं कि अपने भारत का क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या इसमें शामिल हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि भारत ने क्या किया कि भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए, जैसे कि रसिया। आप एग्जाम्पल में बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे रसिया, ठीक है, साम्यवादी राष्ट्र था, भारत के अच्छे संबंध थे। लेकिन क्या हुआ कि भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं और भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। देन उसके बाद क्या हुआ कि भारत
रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। और भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं में क्या था, मेल खाते हैं। और उसके बाद है कि भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो हिंदी सिनेमा जगत के ये नायक हैं, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे वो ना घर जाते हैं ना कोई उनकी रिश्तेदारी है। ये है कि रूस के लोग जो हैं वो हमारी फिल्मों को देखते हैं, सीधा सा ये है। इतनी आत्मीयता है कि यहाँ की फिल्में वगैरह भी वहाँ के लोग देखना पसंद करते हैं। हमारे इतने अच्छे व्यवहार थे, ठीक है। आज व्यवहार में कुछ गड़बड़ियाँ आ रही, समय परिस्थितियाँ बदलती रहती है। और उस टाइम पे क्या था, अमेरिका से हमारे, खैर अमेरिका और चाइना, मैं तो मानती हूँ, जहाँ तक मैं क्या सब मानते हैं कि उनसे दोस्ती और दुश्मनी की तो आप उम्मीद ही मत करो कि वो कब आपके दोस्त हैं कब दुश्मन है। जब भी उनका फ़ायदा निकलेगा वो आपके दोस्त हैं, जब भी उनका नुकसान समझ में आएगा एक मिनट के लिए भी नहीं सोचेंगे कि वो दोस्ती में क्या वादा किए थे उसे तोड़ने में वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा माहिर है, ठीक है। तो इन पे भरोसा करना तो आज नहीं कभी पॉसिबल ही नहीं था, बट आज ठीक ठाक रिश्ते हैं हमारे। उसके बाद क्या हुआ था कि इस क्षेत्र में हम हिंदी फिल्मी गीत बजते हुए सुन सकते हैं। और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग भी बना हुआ है। और उसके बाद यदि हम देखें कि रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है, रूस का भी और भारत का बहुध्रुवीय विश्व से क्या हुआ कि इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियाँ मौजूद हों। देखिए, जो साम्यवादी रूस कंट्री थी, हमारे देश में भी इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। इंदिरा जी के शासनकाल में, नेहरू जी के शासनकाल में आप वो देखेंगे कि जब हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पढ़ेंगे किस तरीके से, जब संविधान संशोधन वगैरह आप देखेंगे तो इंदिरा जी के शासनकाल में गजब के संविधान संशोधन हुए, ठीक है। और हम लोग हालांकि इसका थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर चुके हैं कि इंदिरा जी के टाइम में जो इंदिरा गांधी आपकी महिला प्रधानमंत्री थी पहली और आज तक की अभी एक ही हैं, वही हैं। तो इसमें से क्या हुआ कि उनमें देखेंगे आप लोग कि किस तरीके से एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया था। पहले भी संविधान संशोधन किए, बाद में भी उन्हें लगा तो 42वां संविधान संशोधन आता, उसमें इतनी चीज़ें परिवर्तित कर दी कि यहाँ पे ऐसा लगने लगा कि एक छोटा सा संविधान ही गढ़ दिया गया। क्योंकि उस टाइम पे राष्ट्रपति महोदय का भी अस्तित्व हो गया, वो जो कहते हैं ना नाम मात्र का, तो कहीं वही वाला भी रह गया था। वो भी जो भी वो कह देती थी वही चलता था, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनका साम्यवादी प्रभाव बहुत ज़्यादा था। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे और वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, ठीक है। और सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्यवाही करें। ये भारत और रूस ऐसा अच्छी विचार रखते थे। और क्षेत्रीयता को ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 में क्या हुआ कि भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर क्या हुआ, हस्ताक्षर हुए। ये द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, चतुर्पक्षीय, ये थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे, यदि तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपका क्लियर कर देती हूँ। द्विपक्षीय मतलब है कि दो देश मिले, ठीक है, दो राष्ट्रों के बीच में ये संधि समझौता हुआ। त्रिपक्षीय का मतलब है कि किसी मतलब एक ही टाइप की संधियाँ हो रही हैं, उसमें 3 देश शामिल है, 3 मेंबर शामिल हैं, ठीक है। तो ये त्रिपक्षीय आप कह सकते हो। तो यहाँ पे रूस और भारत ही था तो द्विपक्षीय हुआ और 80 क्या था, द्विपक्षीय दस्तावेजों पर यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा यहाँ पे यदि देखें कि चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों के में क्या हुआ कि फ़ायदे हुए। और रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। कौन? भारत। हम रूस से बहुत ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह आई हैं 400 अभी हमने मिसाइल खरीदा हाल फिलहाल में रूस से,
ठीक है। आप साइंस एंड टेक के यदि आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि पढ़ते होंगे, क्योंकि नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैगजीन वगैरह पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि ये जो है वो मतलब यश 400, इसके बारे में सारी कुछ, इसकी रेंज वगैरह वो सब कुछ आपको पता कर लेनी है। क्या है, साइंस एंड टेक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग खरीदे हैं, तो इसमें सबसे दूसरा बड़ा क्या था, ये हम रूस से क्या करते थे, हथियार खरीदते थे। रूस को बेचते नहीं थे, रूस से खरीदते हैं। और उसके बाद भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से ही प्राप्त होते हैं। चूँकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है और इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। और उसने क्या किया कि तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की क्या की है, मदद की है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत क्या कर रहा है, रूस से अपने ऊर्जा आयात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी हमारी चल रही है। और इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। और रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। और रूस ने क्या किया कि भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी, ये जो कुछ पॉइंट है ना, ये अभी जो मैं पढ़ रही हूँ, प्लीज़ इसे थोड़ा थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा कि रूस भारत के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, भारत रूस के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि हथियारों के लिए जो मेजर रोल है रूस का है, वो हम वहाँ से क्या करते हैं, खरीदते हैं। कहीं ना कहीं तेल की भी हमें जो पूर्ति है वो रूस करता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम रूस से ही संबंध बना रहे हैं कि बस रूस से ही हमारा सारा काम हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पे हम लोग ये मध्य एशिया से भी अपने रिश्ते बनाना चाह रहे हैं और बनाते भी हैं। ठीक है, इनसे हमारा आयात निर्यात चलता है, तो एक पे हम नहीं रह सकते हैं। मान लीजिए कि चाइना जैसे एक पे यदि रहे तो फिर तो घाटा हो जाएगा ना, कि चाइना ने हमारे साथ कुछ किया और हम उसे बंद कर दें, तो फिर हम कहाँ के रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हर कंट्री से, और सिर्फ हमारा ही देश नहीं, वैश्विक नीति यही कहती है कि आप हर एक से रिश्ता अच्छे बनाने की कोशिश करिए। अभी आपने सुना होगा कि जो फिलिस्तीन इजराइल का झगड़ा था, भारत कुछ नहीं कह रहा डायरेक्ट रूप से। क्यों? क्योंकि दोनों को ही उन्हें ज़रूरत है। भाई हम किसके खिलाफ बोल दें कि आप गलत कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। हमें सोच समझ के ही सारी ये चीज़ें करनी पड़ती है। और क्या हुआ कि भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी ज़रूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की। और भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं के साझेदार भी हैं। ठीक है, कौन कौन, भारत और रूस। उसके बाद आप यहाँ पे पूरा ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। निष्कर्ष तो इसमें दिया नहीं गया। ठीक है, तो इसमें अब आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि कैसे दो ध्रुवीय का अंत हुआ। उदय भी समझ चुके हैं आप लोग, अंत भी समझ चुके हैं। और नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को 1-2 बार देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि अब थोड़ा बहुत आपके जो कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत क्या 12th क्लास में पहुँच आए, तो थोड़ा बहुत तो मैं नहीं कह सकती हूँ। देखिए आप लोग क्वेश्चन भी अब सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन इतने बड़े नहीं आते। आप ये भूल जाइए कि यूपीएससी बहुत गहराई में जाता है, डूबेंगे तो डूब जाएंगे। आप सच बता रही हूँ मैं। आप क्वेश्चन का ट्रेंड जब देखेंगे ना, अब देखिए ये कौन से क्वेश्चन है यार, मतलब अभी जो मैंने आपको बताया, देखिए मैं एक क्वेश्चन और आपको बोल रही हूँ। ठीक है, कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है। इसमें से मेजर रोल आपको पता क्या है, कि यदि आपके आर्टिकल याद होंगे ना, आर्टिकल 50 में कहता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक है। 50 का मतलब क्या हुआ, 50-50। ठीक है, तो कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक है। आर्टिकल 50 कहाँ पे आता है, अब आप ये कॉन्सेप्ट देखिए कैसे क्लियर होते हैं हमारे, कि आर्टिकल 50 कहाँ पे आता है आपका। आर्टिकल 50 आपका आता है कि डीपीएसपी में आता है, क्योंकि आर्टिकल 36 से हम बात करते हैं 51 तक की। ठीक है, डीपीएसपी में। तो जब 51 तक की बात करते हैं तो भाई ये इसके अंदर ही आएगा ना, जो ये 50 है डीपीएसपी में ही आएगा, कहाँ जाएगा ये। तो इससे क्या हुआ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और इसका राइट आंसर भी आपको पता है क्या है, डीपीएसपी ही है। क्योंकि जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यथित मतलब व्यदेशित है, तो सीधा सा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इस तरीके से होगा। और बस इतना ही आपको जाना है, इससे गहराई पे नहीं जाना कि फिर 50-50 में क्या हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अरे हमको क्या करना है, क्वेश्चन का ट्रेंड देखिए ना आप क्या पूछ रहा है। हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करते हैं, सच बताएं तो।
इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ क्वेश्चन पढ़िए और टॉपिक पढ़िए, फिर उसके बाद आप बताइए कि नहीं बन रहा। वो हम लोग इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अभी आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं, जितनी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, 12th क्लास के पार्ट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप छोड़ ही दो तो भी आप 11th क्लास तक की एनसीईआरटी से ही पूरे क्वेश्चन ना सॉल्व कर लें, इक्का दुक्का सबसे छूट जाते, वो किसी से नहीं बनते, तो वो आप भी कोशिश ना करें कि बने, लेकिन जो क्वेश्चन बनने की संभावना है आपसे गारंटी के साथ बनेंगे। और ये मेरे पे भरोसा मत कीजिए, आप क्वेश्चन लगाइए और क्वेश्चन लगा के देखिए, चाहे डीपीएसपी से लगाइए, चाहे आप फंडामेंटल राइट से लगाइए, चाहे फंडामेंटल ड्यूटी से लगाइए, चाहे कार्यपालिका से लगाइए, चाहे विधायिका से, चाहे संसद से, कहीं से भी क्वेश्चन आप लगा के देखिए। आपकी जो जुडिशियरी है उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप लोग A to Z आपके क्वेश्चन जो हम पढ़ चुके हैं उनसे ही मिलेंगे, और उनके अलावा आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो आप बस इसमें मत रहिए कि कभी पूछे जाएंगे। अभी जो एक दो पूछे जाएंगे तो भैया किसी से नहीं बनेंगे, वो उसको छोड़िए आप, ठीक है। लेकिन जो बनने की स्थिति में थे वो भी गलत हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। एंड आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और ये मैंने जो क्वेश्चन का ना अभी स्टार्टिंग में एक एक क्वेश्चन ही देती हूँ मैं आपको, तो इसमें से सिर्फ यही है कि आप थोड़ा क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और हमारी पढ़ाई क्या है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फैक्ट किस तरीके से आपके काम आते हैं। कि यहाँ पे हमने एक जो फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन दिया था, अब आप में से जो भी थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो जो मैंने आपको एक फंडामेंटल राइट का दिया था, समता के अधिकार वाला जो क्वेश्चन था, स्पृश्यता का अंत, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट रूप से उसने पूछ लिया। और सेम क्वेश्चन यही रिपीट किया गया फिर से डीपीएसपी में। 2020 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 2020 में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2-3 ही फंडामेंटल राइट से भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनमें से आप देखिए कि सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है इसमें। इसमें भी थोड़ा सा घुमा दिया है कि पृथक्करण की बात कैसे है। इसलिए हमें चीज़ें समझनी है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, ठीक है। फंडा क्लियर होना चाहिए, सीधे शॉर्टकट, हम ज़्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे। और आपको यदि सच में सिलेक्शन लेना है तो फिर वही है कि आप किसी की मत मानिए क्वेश्चन, क्योंकि वही आपकी नैया पार कराएगा। सिलेबस और जो बेसिक बुक कोई स्टैंडर्ड बुक आप नॉलेज बढ़ाइए। मेंस भी लिखना है हमें, ज़रूरी है पढ़ना, बट पहले हम बेसिक अपना कंप्लीट करें तब, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अपना नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट डे, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। क्योंकि 2 ध्रुवीयता के अंत में सोवियत संघ को हम लोगों ने बुरी तरीके से उसका अंत किया है। और हमने ही क्या, हमने मिल के पूरे राष्ट्र वालों ने उसका अंत किया जिस तरीके से कि नामो निशान नहीं बचा उसका। लेकिन अब यहाँ पे जिसने अंत किया वो तो अभी उसका वर्चस्व पढ़ना बाकी है कि किस तरीके से अमेरिका का जो वर्चस्व है, वो दबदबा है। थोड़ी चीज़ें तो आप समझ चुके होंगे कि पूंजीवाद वगैरह का विकास कैसे कर रहा था, लेकिन आगे पूरा इसका हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।